Catalytic properties of transition metals. This is the today's lecture. First of all, define करते हैं कि catalyst होता क्या है, कि what is a catalyst. Catalyst simply substance, may be element or compound which speeds up a reaction or accelerate a reaction is catalyst. फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिएक्शन है दैट इज KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, ये हीट करके डिकम्पोज होता है इनटू पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा एंड ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6 और इधर हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाइड. ये रिएक्शन यानी KClO3 डिकम्पोज्ड होना शुरू हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब हम इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, तो फिर ये डिकम्पोज होना शुरू कर देता है राउंड अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस. तो मीन्स कि विदाउट द कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हाई है और बहुत कम मॉलिक्यूल उसको अटेन करके आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर जाते हैं तब जाके वो प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हो जाएंगे. जब हमने MnO2 इस्तेमाल किया मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो इसने ज़्यादा मॉलिक्यूल को इस काबिल बनाया कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करें और प्रोडक्ट बना दें. तो अब 600 पे वही रिएक्शन हो रहा है जो रिएक्शन 800 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था. ठीक, अब तो कैटलिस्ट करता क्या होगा. इसका काम ये है कि वर्क ऑफ कैटलिस्ट, वर्क ऑफ कैटलिस्ट कि इट promotes more molecules to attain activation energy EA. फिर ये याद रखें कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करेगा. एक रिएक्शन है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी, लेकिन जब कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल को इस काबिल बनाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाके एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल बग़ैर कैटलिस्ट के 10 मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करके प्रोडक्ट बना रहे थे. अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में 100 मॉलिक्यूल या 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके प्रोडक्ट बनाएंगे. तो इस वजह से कैटलिस्ट मॉलिक्यूलों को प्रोमोट करेगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करे. इट डज नॉट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ में वहीं पे होगा.
मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे और वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब मॉलिक्यूल को कैसे प्रोमोट करेगा कि मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो more effective collisions। यानी मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे और वो इफ़ेक्टिव कोलिजन हासिल करेंगे। इफ़ेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूलों के दरमियान वो होता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी अटेन हो जाती है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज़ अटेन्ड। तो ये है कैटलिस्ट का काम। अब अगर हम देख लें तो ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस में। यानी जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट निकल ट्रांजिशन मेटल है, प्लाटिनियम, पैलेडियम एट्सेट्रा, ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें कॉपर इस्तेमाल होता है कि वो अल्कोहल को अल्केन अल्कोहल को कन्वर्ट करे इनटू अल्डिहाइड कीटोन्स और फिर आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। पॉली इथाइलिन या इथीन प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है टाइटेनियम क्लोराइड बतौर कैटलिस्ट, तो उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम आगे देखते जाएं तो काफ़ी हमें मिल जाएंगे। हैबर्स प्रोसेस में जिसमें एमोनिया की कमर्शियल प्रिपरेशन की जाती है तो उसमें इस्तेमाल होता है आयरन या आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की कमर्शियल प्रिपरेशन है और उसमें V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन वाले होते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उसमें FeCl3 या FeCl2 इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर हम इन सब को देखें तो ये ज़्यादातर बल्कि सारे ट्रांजिशन मेटल हैं या उनके कंपाउंड हैं जो बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ट्रांजिशन मेटल्स में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट अपीयर हो सकते हैं। तो रीज़न अगर पूछे जाएं तो रीज़न्स ये हैं। एक रीज़न, दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। जो रिएक्शन के दौरान
रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये उनको काबिल बना देता है कि वो बतौर कैटलिस्ट काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो उधर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। बैलेंस करेंगे 2 लग जाएगा और इधर भी 2 लग जाएगा, तो ये बैलेंस हुआ। लेकिन यहाँ पे बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अपनी कैटलाइजेशन कैसे परफॉर्म करता है, तो इस रिएक्शन को मैकेनिस्टिकली समझते हैं कि मैकेनिज्म में ये क्या होगा। तो पहला स्टेप जो इस रिएक्शन में आपको मिलेगा वो ये होगा कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 सल्फ़र डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर जाता है इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और ख़ुद बन जाता है V2O4। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इधर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो एक ऑक्सीजन -2 होगा, 5 ऑक्सीजन हैं तो -10 हुआ, -10 2 पे डिवाइड करोगे तो इस तरह से +5 बन जाएगा वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये प्रोडक्ट बनाया इसने तो अब ऑक्सीजन -2 और 4 हैं तो -8, 2 पे डिवाइड हो जाएगा -4 और वो 0 के उस साइड पे चले तो यू विल गेट +4। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में अब वेनेडियम टेट्राऑक्साइड V2O4 वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएगा और उससे बन जाएगा V2O5 और निकला एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर, अब ये मोर रिएक्टिव हो गया है, तो ये फर्दर सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता जाएगा, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन इज़, या नेसेंट कोई भी एलिमेंट हो इन एटॉमिक फॉर्म, नेसेंट फॉर्म, दैट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। तो अब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता जाएगा। और वेनेडियम ने क्या किया कि वो +4 में जो था अब अगेन आ गया है +5 में, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान केमिकली अनचेंज हो रहेगा। तो अगर हम इस सारे रिएक्शन को ऐड करें, इफ दिस रिएक्शन इज एडेड, तो इसमें अब V2O5 कैंसल, V2O4 कैंसल, और फिर हमारे पास जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वो स्टेप भी करवा देते हैं तो हमें एडिशन में आसानी आएगी। थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है इसके साथ रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देगा। तो अब अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो वी विल गेट दी ओवरऑल रिएक्शन। अब क्या होगा कि हमें ओवरऑल रिएक्शन में ये मिलेगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी कैंसिल हुए, बचता क्या है अब हमारे पास
इधर सल्फर डाइऑक्साइड और नीचे भी सल्फर डाइऑक्साइड टू 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है तो O2 और आगे जाके सल्फर ट्राइऑक्साइड तो 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हुआ ओवरऑल रिएक्शन जिसमें वेनेडियम हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो केमिकली चेंज। तो याद रखें कि एक सब्सटेंस रिएक्शन के आखिर में उसी तरह ही रह जाए, उसका कोई ना हो, तो वो होगा कैटलिस्ट। अब कोई चीज़ रिएक्शन के एक स्टेप में अपीयर हो जाए और फिर दूसरे स्टेप में ख़त्म हो जाए तो वो होगा इंटरमीडिएट। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इधर V2O5 ही रहेगा, तो विच रिमेन्ड केमिकली अनचेंज, सो इट इज़ द कैटलिस्ट। और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन थे ये थे इंटरमीडिएट्स जो अपीयर हुए और अपीयर होने के बाद फिर ख़त्म हुए, प्रोडक्ट में हमें वो नहीं मिल रहे। तो ये डिफरेंस आपने कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट के दरमियान याद रखना होगा। तो इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि हाउ ट्रांजिशन मेटल यूज देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट टू परफॉर्म द कैटलाइजेशन। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो इनको कैटलिस्ट में एक्ट करने में हेल्प देता है, तो वो तीसरा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये रिएक्शन के दौरान इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड बना के ही ये उसमें कैटलाइजेशन कर जाते हैं। अब इसमें इंटरस्टिशियल, ये है इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस pores among atoms of an element, यानी ट्रांजिशन मेटल एटम से बना हुआ है। ये वो सारे एटम्स हैं, इनकी अपनी वो अरेंजमेंट, क्यूबिक, लैटिस, फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये स्पेसेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। These pores या spaces are known as interstices। अच्छा, ये तो हमने इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड अब क्या होगा? तो ये सारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स having fractional ratio of combination of the atoms। यानी एक कंपाउंड है जिसमें फ्रैक्शनल रेशो बना है। फ्रैक्शनल रेशो फॉर एग्जांपल लेंथेनम हाइड्राइड, और इधर लिखा होगा कि 3.7। अब ये जो है इट इज़ ए फ्रैक्शनल नंबर, तो इस किस्म के कंपाउंड आपको मिलेंगे तो ये कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दीज आर नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड्स, नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड्स। तो इसमें अब ये कैटलाइजेशन जो करेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या एटम्स
वो यहाँ से जाके इन इंटरस्टाइसिस में एड्सॉर्ब हो जाते हैं। दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ये एक बॉडी है और इसमें दूसरे बॉडी या पार्टिकल अंदर चला जाए तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर दूसरी बॉडी या पार्टिकल आके इसके सरफेस पे ही चिमट जाए तो ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। ये तो इसमें ये जो हाइड्रोजन की रेशो दिखाई दे रही है, तो इस हाइड्रोजन ने लेंथेनम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, बल्कि ये लेंथेनम जो ट्रांजिशन मेटल है उसके एटमों के दरमियान जो इंटरस्टाइसिस हैं तो उसमें ये एड्सॉर्ब हो गया है, यानी चुभ गया है। तो रिएक्शन के दौरान ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं और वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फिर हेल्प देता है ताकि वो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके प्रोडक्ट बना दें। तो इसकी जो एक एग्जांपल है तो वो आपको हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस is reacted with hydrogen gas in the presence of iron या iron oxide to get NH3। तो यहाँ पे अब ये होगा कि आयरन इस किस्म का एक टुकड़ा जाल सा बना हुआ, अब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेशराइज्ड करके पास किए जाएंगे, और जब प्रेशराइज करके पास किए जाएंगे तो इस तरफ जब निकलेंगे तो वो NH3 बने हुए होंगे। बैलेंस करेंगे तो इधर भी ये 3 लग जाएगा, नाइट्रोजन 2 है, तो इस तरह से आपको ये NH3 मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म वो कुछ इस फॉर्म में है कि ये जो नाइट्रोजन है N2, ये आयरन से जाके लग जाएगा, इंटरस्टाइसिस में जमा हो जाएगा, तो ये N2 एड्सॉर्ब्ड, ये था गैसियस फॉर्म में, अब ये हुआ एड्सॉर्ब्ड। फिर हाइड्रोजन गैस है, वो भी आयरन से लग के, चले इधर में ये आयरन भी लिख देता हूँ, वो हो जाएगा हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड। अब होगा ये कि नाइट्रोजन जो एड्सॉर्ब था तो वो बन जाएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एड्सॉर्ब्ड। अब ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है एड्सॉर्ब्ड, इसके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एड्सॉर्ब है, तो इनका ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये आके एक नाइट्रोजन से लग जाएगा, तो हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ तो NH, और ये भी बना NH, और एड्सॉर्ब्ड ही हैं, अभी निकला नहीं है, आयरन में ही मौजूद है। और इसी तरह से ये स्टेप होता हुआ फाइनली आपको ये मिलेगा कि अब दूसरा हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और एड्सॉर्ब्ड। और फिर ये फर्दर हाइड्रोजन जो एड्सॉर्ब्ड है उसके साथ रिएक्शन करके इनमें अब ये फाइनल बॉन्ड भी टूट जाएगा, सो वी विल गेट NH3 और प्लस NH3 एड्सॉर्ब्ड हैं। अब फर्दर
नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो जब आगे अब निकलेगा तो ये 2NH3 गैसियस फॉर्म में बतौर प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। तो इसमें जो हम जगह जगह पे एडजॉर्ब की बात करते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है इंटरस्टिशियल जो इंटरस्टाइसिस हैं उसमें मौजूद है, हाइड्रोजन भी उधर मौजूद है। तो इस वजह से वो एक ही जगह पे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल एक ही जगह पे मौजूद होगा तो ज़्यादा हीट उसको मिलेगा, और ज़्यादा हीट मिलने से बॉन्ड जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इस वजह से अगर हम ये आयरन की गैर मौजूदगी में ये रिएक्शन करेंगे तो ये काफ़ी टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का तोड़ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएगा इंटरस्टाइसिस में, एक जगह पे ही होगा तो उसको हीट ज़्यादा मिलेगा और उसमें ये बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये था अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कि वो कैटलाइजेशन किस फॉर्म में करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाइंडिंग एनर्जीज, कि बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन मेटल में होती क्या है।